नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन सनातन धर्म पर लगातार हमले कर रहा है और कांग्रेस उस पर चुप्पी साधे हुए है। क्या कुछ कहना है इस पर बीजेपी का, और आखिर किस तरह से जो विपक्षी गठबंधन है उसमें टीएमसी सेंध लगा रही है। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन और टीएमसी कहीं ना कहीं आमने सामने दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद इंडोनेशिया से स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में पीएम ने कहा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान का है प्रमुख स्थान। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के हैं कई मायने। सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति को समेटे हुए भारत का मानवतावादी दृष्टिकोण भी दुनिया के सामने। प्रधानमंत्री ने अखबारों में लिखा लेख, ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा समेत तमाम वैश्विक मुद्दों पर रखे अपने विचार। G20 के रंग में डूबा हुआ पूरा देश। भव्य तरीके से हुई आयोजन स्थल भारत मंडपम की सजावट। राजधानी दिल्ली में लगाए गए महात्मा गांधी और चरखे के कटआउट। और सनातन धर्म पर दिए गए विवादास्पद बयान पर कायम है उदयनिधि स्टालिन। कहा, मुकदमे का कानूनी प्रक्रिया से करेंगे सामना। विपक्षी गठबंधन पर हमलावर हुई बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा सवाल, सनातन के अपमान पर चुप्पी क्यों। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 12 कांग्रेसी पार्षदों को मिलाकर गठबंधन को दिया झटका। कांग्रेस के एकमात्र विधायक भी टीएमसी में हो चुके हैं शामिल। वहीं मालदा में एक पत्रकार की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने उठाया सवाल, क्यों चुप हैं बुद्धिजीवी। नकली शराब के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाला था पत्रकार। और सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन। कूटनीति से संस्कृति तक किस तरह से ये लगातार आगे बढ़ रहा है सम्मेलन, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि यह सम्मेलन सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है बल्कि संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के तमाम दर्शन करा रहा है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली सजकर तैयार है। सम्मेलन के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे मौसम विभाग मौसम की निगरानी में जुटा हुआ है। वहीं भारत की अगुवाई में इस बार G20 के एजेंडे में मानवतावादी दृष्टिकोण समाहित है। हम सिर्फ विकास की अंधी दौड़ का अनुमोदन नहीं करते। सम्मेलन से पहले पीएम मोदी का एक आलेख अखबारों में प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने समग्र विकास की जरूरतों और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने की बात लिखी है। पीएम ने लिखा, वसुधैव कुटुंबकम, ये 2 शब्द एक गहरे दर्शन को दर्शाते हैं। ये पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की भारतीय परंपरा है। ये एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें सीमाओं, भाषाओं और विचारधाराओं से परे एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम अपने ग्रह का पोषण करने के लिए एक साथ आए। एक परिवार के रूप में हम विकास के प्रयास में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा, पीएम ने लिखा कि हम एक साझा भविष्य के लिए वन फ्यूचर की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं जो इस परस्पर जुड़े समय में एक अकाट्य सत्य है। भारत के इस आयोजन में उसकी संस्कृति, परंपरा और मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आयोजन स्थल भारत मंडपम भी इसका उद्घोष करता हुआ दिखाई देता है। बाहर उथले पानी में शंख की एक विशाल आकृति है जो शुभ शुरुआत का प्रतीक है, तो अग्रभाग में सूर्य शक्ति सौर ऊर्जा के दोहन में भारत के प्रयासों को उजागर करता है।
आकर्षण का केंद्र बनी नटराज की विशाल प्रतिमा के जरिए मानो शिव स्वयं अपने इस स्वरूप से सार्वभौमिक स्वतंत्रता का उद्घोष करते हुए दिख रहे हैं। पीएम के शब्दों में भारत के लिए उच्च स्तरीय कूटनीति का प्रयास भर नहीं है, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के तौर पर दुनिया को भारत के दर्शन हो रहे हैं। तो ये बात समझने की है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर दुनिया को भारत के दर्शन हो रहे हैं और डाइवर्सिटी के तौर पर भी दुनिया को भारत के दर्शन हो रहे हैं। तो किस तरह से ये पूरा जो G20 का सम्मेलन है, ये सिर्फ कूटनीति की बात नहीं करता, सिर्फ उच्च स्तरीय कूटनीति की बात नहीं करता, बल्कि संस्कृति सभ्यता की बात करता है और मानवतावादी दृष्टिकोण जिसका भारत हमेशा से पोषक रहा है, तो उस भारत के मानवतावादी दृष्टिकोण को भी सामने लेकर आता है। तो इसीलिए इसकी थीम जो है रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। तो जब हम बात वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को एक कुटुंब, एक परिवार मानते हैं। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता मेघना देव बनी हुई हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से तैयारियां हैं और क्या कुछ ये सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ कूटनीति को अपने आप में समेटे हुए G20 कहता है। मेघना, आपके पीछे जिस नटराज की मूर्ति का मैं जिक्र कर रहा था वो दिखाई दे रही है और साफ तौर पर पूरे G20 देशों के साथ साथ तमाम जो दूसरे देशों के विशेष मेहमान हैं उनका समागम हो रहा है, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कूटनीति तक ही नहीं सीमित है G20, बल्कि उससे आगे बढ़कर संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को भी दर्शाता है, मानवतावादी दृष्टिकोण को भी बताता है। क्या जानकारी देंगे आप? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो इस शिखर सम्मेलन को भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो शोकेस करने का ये एक बहुत बड़ा मंच है। भारत ने पूरी तरीके से कोशिश की है कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है, संस्कृति है, जो इतिहास है, जो अगर हम कहें तो डेमोक्रेसी का जो इतिहास रहा है उसको भी शोकेस करने की, और उसके साथ ही ना केवल संस्कृति, इतिहास, परंपरा, बल्कि उसके साथ मॉडर्न भारत में क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो हम डिजिटल स्पेस में कर पा रहे हैं वो कैसा है, उसको शोकेस करने के लिए पूरी कोशिश की गई है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेरे ठीक पीछे पहले आपको मैं ये जो पूरी जगह है वो दिखा दूं, क्योंकि यही वो मुख्य जगह रहेगी जहां से ये पूरा शिखर सम्मेलन होगा, जहां पर सबकी निगाहें टिकी होंगी 9 और 10 तारीख को जब ये शिखर सम्मेलन होगा G20 का। और सभी जो बड़े नेता हैं, वैश्विक नेता हैं, जो ताकतवर नेता हैं विश्व के, वो यहाँ पर होंगे। उनका एक जमावड़ा यहाँ पर होगा, मंथन होगा काफी विषयों पर। अगर हम देखें तो हेल्थ का सेक्टर बहुत अहम है, फाइनेंस की बात होगी, उसके साथ ही भारत ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। भारत के इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, इन सभी विषयों पर भारत ने एक तरीके से फोकस किया है, स्टार्टअप्स पर फोकस किया है। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री लिखते हैं जब बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा हो कि कोई पीछे ना छूट जाए। तो इस सोच को आगे रखते हुए भारत जो कई ऐसे जो अगर हम कहें तो ग्रुप्स, जो एंगेजमेंट ग्रुप्स के अंतर्गत भी आते हैं, और कई साइड इवेंट्स भी इस तरीके से हुए जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि कितना महत्व दे रहे हैं हम आज के कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स को, कंटेम्प्रेरी विषयों को। उसके अलावा अगर हम खास तौर पर इस जगह की बात करें, एक एग्जीबिशन लगाया गया है जो यहाँ पर जो लीडर्स, जो डेलीगेट्स आएंगे वो देख सकेंगे। एग्जीबिशन है भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, यूपीआई का, भाषिनी का, कोविन का, किस तरीके से हम डिजिटली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा सशक्त कर रहे हैं, उसका पेनिट्रेशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी इंटरनेट है और वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पब्लिक द्वारा ही ओन्ड है, जो गवर्नमेंट पब्लिक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर, निखिल, ये 3 पे साफ तौर पर फोकस नजर आ रहा है। क्राफ्ट्स, क्योंकि यहाँ पर एक क्राफ्ट्स बाजार लगाया जाएगा जहां पर फोकस सभी जो राज्य हैं उसके प्रोडक्ट्स पर फोकस रहेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट फोकस किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा। सभी राज्यों को स्टॉल्स दिए गए हैं यहाँ पर, जहां पर वो बेच भी सकते हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं
उनकी बिक्री भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत अहम चीज होगी जहाँ पर डेलीगेट्स भारत से उनके पसंदीदा कल्चरल हेरिटेज के सुवेनियर्स ले जा सकेंगे। तो ये भी एक यहाँ पर खासियत रहेगी। कल्चर की बात करें तो साफ तौर पर हमने देखा है G20 की जो मीटिंग्स रही हैं निखिल, उसमें भी कल्चर की स्पष्ट झलक नजर आई है। जहां जहां भी ये मीटिंग्स हुई वहां वहां जो डेलीगेट्स गए हैं उनको कल्चर से जोड़ा गया है। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की कला और जो नृत्य है, जो संगीत है, उससे जोड़ा गया है। तो उसको भी यहाँ पर भी दर्शाया जाएगा। और जो मीटिंग्स की अगर हम बात करें, 3 सेशंस में मीटिंग्स होंगी। और एक और बात, कुछ ही घंटों में अगर हम देखें तो लगातार जो शुरू हो जाएगा जो सिलसिला लीडर्स के आगमन का, वो कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा। कल एक पावर पैक डे रहेगा क्योंकि जो लीडर्स का जो आगमन है वो सबसे ज्यादा कल ही से शुरू होगा। तो कुछ घंटे बचे हैं और अब समिट का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो सभी की निगाहें भारत मंडपम पे ही होंगी जहां हम अभी मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल विस्तार से बताया। तो इसका थोड़ा हम आफ्टर इफेक्ट भी आपसे समझना चाहेंगे। ये कहें कि साल भर से आयोजन चल रहा है, जिस तरह से 60 शहरों में 200 से ज्यादा ये पूरे तमाम जो सम्मेलन के साथ साथ जो तमाम मीटिंग्स हुई हैं और जो सम्मेलन की तैयारियां हैं, जिस तरह से आम लोग इसमें रचे बसे हैं। ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि केवल जो डेलीगेट्स हैं या जो राष्ट्राध्यक्ष हैं सिर्फ उनका सम्मेलन नहीं है, बल्कि आम लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। किस तरह से ये लोगों में रचा बसा है, किस तरह से भारत ने इसको एक अलग तरीके से किया है, ये भी आप जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। बिल्कुल, सबसे पहली चीज हमने कुछ फॉर्मर एम्बेसडर से बात की थी निखिल, कि किस तरीके से अगर आप देखते हैं कि जो लोग हैं, एक लेमैन है जिसको प्रोबेबली G20 के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो भी आज जानता है कि G20 करके एक ग्रुप है जिसकी यहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं। उसके पास के शहर में कुछ मीटिंग्स हुई हैं, इस विषय पर मीटिंग हुई है। तो काफी ज्यादा जानकारी अब लोगों के अंदर है, काफी ज्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर है। ये कैसे हुआ? अगर हम पहली बात करें तो लोगो है जो G20 का, उसको हर जगह इस्तेमाल करने की, या अगर हम देखें तो हर जगह आज की तारीख में हर एक व्यक्ति फेमिलियर है G20 के लोगो से। इसको अगर हम देखें तो कॉपीराइट में नहीं डाला गया, इसको किसी ऐसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं डाला गया, इसको इजीली अवेलेबल कर दिया गया कि जहां भी आप चाहें उसे लगा सकते हैं, उससे फेमिलियर हो सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट की गई। उसके साथ ही जिस तरीके से 50 से भी अधिक सिटीज में कई मीटिंग्स हुई हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जो लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में ये मीटिंग हुई है। उसके अलावा हम देखें तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द प्रोसेस, पीपल इंक्लूसिविटी हुई है इस पूरे अगर हम देखें जो मीटिंग्स का सिलसिला चला उसमें। अगर हम बात करें खान पान से लेकर डांस की या म्यूजिक की, सभी चीजों को जिस तरीके से कल्चरली दर्शाया गया है, उसमें एक लोगों का कनेक्ट बेशक नजर आया है। सोशल मीडिया पर हमने देखे कितने पोस्ट लोगों ने किए हैं। अगर हम देखें G20 के हैंडल्स को रिट्वीट किया है, कई चीजों को फोटोग्राफ शेयर किए हैं, जहां पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां का नृत्य हो रहा है, या साउथ के राज्यों में जहां पर अगर कर्नाटक की बात करें वहां पर कुछ हुआ उसे ट्वीट कर रहे हैं। खजुराहो में कुछ मीटिंग हुई तो वहां के तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। तो लोगों ने भी सोशल मीडिया पर काफी इस बज को अगर हम देखें तो कंटिन्यू रखा। अगर हम अब G20 की बात कर रहे हैं, समिट जो है 9 और 10 को होगा निखिल, लेकिन उसके बाद भी भारत G20 का अध्यक्ष है। 30 नवंबर तक इस साल भारत G20 का अध्यक्ष है और 1 दिसंबर से भारत ब्राजील को यह अध्यक्षता देगा। 3 देश हैं जो ट्रॉइका में हैं, मतलब जो ट्रॉइका होता है उसमें जो पूर्व अध्यक्ष होते हैं G20 के वो होते हैं, और जो अभी जो उनके पास प्रेसिडेंसी है वो होते हैं, और जिनके पास आगे आने वाली है जी। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ये तीनों मिला के ट्रॉइका बनाते हैं। तो अब 1 दिसंबर से प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास होगी। लेकिन अगर समिट के बाद की बात करें तो भी कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं। पार्लियामेंटेरियंस की भी कुछ मीटिंग एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, जिस पर अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसा बताया जा रहा है। उसके अलावा भी कुछ फाइनेंस लेवल पे सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और इन सभी लोगों की भी मीटिंग्स आगे स्केड्यूल्ड हैं। तो इसके बाद भी जो काम है वो चलता रहेगा अध्यक्षता के अंतर्गत। तो ये भी एक अहम चीज है लोगों को जानने के लिए कि 30 नवंबर तक भारत अध्यक्षता होल्ड करता है G20 की, और जो मीटिंग्स हैं उनका सिलसिला चलता रहेगा। और ये जो समिट लेवल की मीटिंग है ये होगी जहां पर लीडर्स अभी तक जो मीटिंग्स हुई हैं उसके जो कंक्लूड होगा उस मीटिंग में उस पर मुहर लगाएंगे। जी निश्चित तौर पर। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये G20, जिस तरह से आपने बताया मेघना कि ये सिर्फ कूटनीति की बात नहीं करता, बल्कि
ये संस्कृति की बात करता है, सभ्यता की बात करता है, परंपरा की बात करता है और सबसे खास बात वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करता है। बहुत शुक्रिया मेघना इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि सनातन धर्म पर इंडिया गठबंधन का हमला आखिर क्यों है जारी। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और सनातन धर्म पर इंडिया गठबंधन का हमला जारी है। जिस समय दुनिया G20 के वसुधैव कुटुंबकम को लेकर भारत की ओर टकटकी लगाए हुए है, ठीक उसी समय उसी वक्त इंडिया गठबंधन से सनातन धर्म पर हमला जारी है। ये लगातार हमला किया जा रहा है और एक के बाद एक सनातन धर्म को लेकर बयान आ रहे हैं। डीएमके के मंत्री उदयनिधि स्टालिन से आगे बढ़कर पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके नेता ए राजा ने अपनी हेट स्पीच में सनातन की तुलना HIV से की है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने कहा है कि कांग्रेस के गठबंधन का ये असली चरित्र है जो हिंदुओं को गाली देकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने अपने बेटे के बचाव में कहा है कि लोग उदयनिधि के नजरिए को नहीं समझ पाए हैं। एमके स्टालिन का कहना है कि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के नजरिए को लोग नहीं समझ पाए हैं और वही उदयनिधि अब भी अपनी बात पर कायम है और मुकदमे का सामना करने को तैयार है। यानी कि पिता उनके कह रहे हैं कि नजरिया नहीं समझ पाए हैं और वो अपनी बात पर कायम है। इस बीच बीजेपी शिष्टमंडल ने तमिलनाडु के राज्यपाल को मंत्री की हेट स्पीच को लेकर प्रतिवेदन दिया है, राज्यपाल से मुलाकात की है और कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश में उदयनिधि और प्रियंक खरगे के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खरगे ने एक के बाद एक हेट स्पीच को दी है और उसको प्रश्रय दिया है, उस पर यूपी में मुकदमा दर्ज हुआ है। हिंदू और हिंदुत्व वाली पार्टी शिवसेना उद्धव की मजबूरी यह है कि इंडिया गठबंधन के इस एजेंडे का वो विरोध कैसे करे जब वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। लेकिन संजय राउत ने डीएमके को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। ऐसी सलाह ममता बनर्जी ने भी दी थी। उधर AIADMK ने कहा है कि डीएमके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हेट स्पीच दे रही है। ये AIADMK का बयान है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए डीएमके हेट स्पीच दे रही है। AIADMK ने कहा है कि इस देश में दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन डीएमके ने उन्हें कभी वोट नहीं किया, लेकिन सनातन को दलित विरोधी हमेशा वो बताती रही है। कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जी परमेश्वर कहते हैं कि सभी धर्मों के बारे में इतिहास है कि वो कब पैदा हुआ और कब उसका उद्गम हुआ, लेकिन हिंदू धर्म कौन लेकर आया ये कहीं उल्लेख नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी है। तो एक के बाद एक जो जहर मुझे बयान है हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, वो जारी है। सदियों से एक फेक नैरेटिव के जरिए हिंदू धर्म पर हमला जारी है, लेकिन सनातन अडिग है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी कहती हैं कि जब तक सनातन में भक्ति रहेगी तब तक कोई साजिश इसे खत्म नहीं कर सकती। स्मृति ईरानी का कहना है कि जब तक भक्ति और भक्त मौजूद रहेंगे तब तक कोई साजिश सनातन को खत्म नहीं कर सकता। आज राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी एक पद यात्रा निकाल रही है जगह जगह पर। राहुल गांधी खुद विदेश में हैं और यूरोपीय नेताओं से मिल रहे हैं। तो यहाँ पदयात्रा निकल रही है और राहुल गांधी विदेश में है, लेकिन उनके मोहब्बत की दुकान से इन हेट स्पीच को लेकर चुप्पी कायम है। कांग्रेस के नेता नॉन स्टॉप सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खामोश हैं और इस खामोशी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी समेत दूसरे दल भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सनातन धर्म मुगल शासकों और ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के नेता लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और सोनिया गांधी खामोश है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं और बीजेपी लगातार इस पर सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों ये चुप्पी साध रखी है जो इंडी गठबंधन है उसके नेताओं ने और खासतौर पर कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा है कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, फिर भी लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं इन सब की परवाह नहीं करता।
My religion is the constitution. That's all. So if they want to file an FIR, they want to arrest me, they want to drag me to court on that, it is left up to individuals how they were there. I really don't care. वही भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रियांक खड़गे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जो हैं वो सवाल उठाते हैं, और एक गृह मंत्री कर्नाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहां से आया। तो उनसे मेरा सवाल है, परमेश्वर जी आपका नाम परमेश्वर किसने दिया। कांग्रेस के नेता जो बोलते हैं या खड़गे जी बोलते हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी चुप क्यों है, क्यों नहीं जवाब देते हैं कि सनातन का सम्मान करते हैं नहीं करते हैं। और शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी सनातन वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं कि संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है। देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका। हमारे साथ कपिल मदान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जब वो चर्चा करते हैं तो कांग्रेस की तरफ स्पष्ट तौर पर दिखते हैं, तो उनको कांग्रेस समर्थक कहा जाए, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार, जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, आपके साथ अगर हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि आखिर ये मनमन भावे मूड हिलावे वाली स्थिति ये कैसे चलेगी, क्योंकि जो इंडी गठबंधन है उसमें सब साथ में आए हैं, और अब जब सनातन पर हमला बोला जा रहा है तो कांग्रेस मौन है, और यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है। निखिल, आपने आपकी अभी पहली रिपोर्ट देखी है, आपने जो टाइमिंग की बात की है कि देखिए भारत में G20 के आयोजन की भव्यता को आपने दिखाई थी, और उसके साथ साथ भारत की भव्यता के साथ साथ आप G20 के जो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हैं, जो हजारों सालों के भारत की जो परंपरा है, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया है कि भारत अपने उस मौलिक चीज़ों को लेके, भारत अपनी जो पहचान है उसको लेके कैसे दुनिया के सामने में है जी, और दुनिया किस तरह से, किस ललक से भारत की इस भव्यता को देखने, और भारत जो एक उभरते हुए आर्थिक शक्ति बन रही है उसको देखने के लिए दुनिया इस चीज़ को G20 के इस आयोजन में अपनी अपनी नज़र से उसको देखने के लिए उत्सुक है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है कि आप पिछले दिनों से देखिए कि इसको आप एक संजोग कहें या प्रयोग कहें, मैं तो कहूँगा कि एक प्रयोग ही है कि मुंबई गठबंधन की जिस मीटिंग के बाद, INDI के गठबंधन के बाद ऐसा क्या हो गया कि लगातार इस तरह के सनातन धर्म पे हमले होने लगे जी। ये एक बात तो सवाल पूछा जाएगा, अगर इस बात के लिए रविशंकर प्रसाद पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश है कि आपकी तीसरी मीटिंग मुंबई में हुई और इसके बाद आपको लगा कि हमलों की बौछार शुरू हो गई। मान लीजिए एक तरह कभी कोर्ट ने इसको हेट स्पीच के तौर पे अभी इसी FIR को या PIL को नहीं एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरेआम पब्लिक मीटिंग में आप इस तरह किसी को ये बता रहे हैं कि कोई डेंगू है, कोई मलेरिया है। और आज जो ए राजा है, जो आप DMK के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, UPA में वो मिनिस्टर रहे, भले ही 2G के मामले में वो लंबे समय तक जेल में रहे थे, और वो इस बात को लेके आते हैं कि ये एक HIV है और कोढ़ जैसी बीमारी है। तो इस तरह के बयान को देके आप यही बताना चाह रहे हैं कि जो सहनशीलता है सनातन में, सनातन की परंपरा में, उसमें आपने एक एक्सट्रीम को पार किया है। और AIDMK जब ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल DMK की तरफ से कि भैया DMK को लेके कि भाई DMK इस तरह के एक पर ये जो बयानबाज हैं और जिस तरह से हेट स्पीच दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, वो एजेंडा तो होगा। आज उनके मिनिस्टर अभी आप देखिए करप्शन के चार्ज में जेल में बंद है, और वो इस तरह से बयान देके किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
उनको कह रहे हैं कि अगर आप दलित का सम्मान करते हुए और दलित की बात करते हुए उत्पीड़न की बात करते हैं तो इस देश में पिछले आप 10 साल में आप देखिए कि दो प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं, एक पहला दलित और दूसरा आदिवासी हमारी महिला प्रेसिडेंट हैं। उसके इलेक्शन में चुनाव में न कभी डीएमके ने वोट किया और न आरजेडी ने वोट किया, जिसके नेता आज कह रहे हैं कि ये तिलक लगाने वाले ने देश को गुलाम बनाया है। तो ये कैसा सम्मान, किस तरह का नैरेटिव और फेक नैरेटिव ये लोगों के सामने में लाते हैं निखिल? जी निश्चित तौर पर ये एक फेक नैरेटिव जिसके सामने लेकर आते हैं। और अगर इसमें हम कपिल मदान जी आपको जोड़ना चाहें, और जब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि दरअसल ये चुप्पी जानबूझकर है, ये रणनीतिक चुप्पी है, तो क्यों इसको रणनीतिक चुप्पी ना कहा जाए? क्योंकि बार बार जो सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है सनातन धर्म की, इसको ये समझा जाए कि ये रणनीतिक चुप्पी है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि एक जो दूसरा वोट बैंक है उसको साधा जा सके। देखिए, मैं अगर राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी की इस वक्तव्य पर प्रक्रिया नहीं आई है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी का, अगर आप देखेंगे कि ये बीजेपी का स्ट्रैटेजी होती है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा लेकिन प्रतिक्रिया उनको राहुल गांधी से चाहिए। अरे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। हमने देखा कि मणिपुर हुआ, बीजेपी के नेता किस तरीके से एक धर्म विशेष के अगेंस्ट बयान देते हैं। एक बयान उनके एक नेता ने दिया जहां पे एक धर्म विशेष के लोगों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात करी। क्या प्रधानमंत्री से कोई प्रतिक्रिया आई? आपकी बात इसको समझा जाए कि क्या जिसको कहते हैं कि सुनिए कपिल जी, ये मुद्दा दरअसल राजनीतिक मुद्दा है। चलिए सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरे को मेरी बात रखने का मौका दीजिए। चलिए आप अपनी बात कह दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सवाल पूछा गया है कपिल जी, मैं कह रहा हूं जो सवाल पूछा गया है, अगर आप उसका उत्तर देंगे तो सुनने में थोड़ा सी, और इस चर्चा को एक ट्रैक पर रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। दरअसल सवाल ये पूछा गया है कि ये रणनीतिक चुप्पी क्यों ना समझा जाए, क्योंकि जब कहा जाता है कि मौनम स्वीकृत लक्षणम, तो ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि एक तरफ से वोट बैंक को हवा मिलती रहे और दूसरी तरफ हम चुप रहेंगे, हम तो इस पर नहीं बोलेंगे, जब आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इसकी भर्त्सना करें। मापदंड लगाऊं बीजेपी पे, अगर मैं आपका मापदंड लगाऊं बीजेपी पे, तो जो राजनीतिक धर्म विशेष के अगेंस्ट बयान बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता लगातार देते रहते हैं और उस पर प्रधानमंत्री साहब की चुप्पी होती है कि प्रधानमंत्री इतने वीक हैं कि वो कैमरे पे आके ये नहीं बोल सकते कि नहीं हर धर्म बराबर है, हम हर धर्म की विश्वास रखते हैं, हम हर धर्म को समान तरीके से देखते हैं। कितना मुश्किल है ये बात। मुझे लगता है कि इस बात को अगर आपने कहा होता तो मैं टेप में क्यू करवा कर दिखवा देता। कम से कम सैकड़ों ऐसे इंस्टेंसेस हैं। मैं प्रधानमंत्री का, चूंकि आपने कहा, तो प्रधानमंत्री ने सैकड़ों ऐसे इंस्टेंसेस पर कहा है, लाल किले की प्राचीर से कहा है कि सभी धर्म बराबर हैं और सबका साथ सबका विकास। अब आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के एमपी हैं, उन्होंने एक धर्म विशेष का इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात करी। मैं आपके चैनल पे माफी मांगूंगा अगर प्रधानमंत्री साहब ने उस पर कोई प्रतिक्रिया दी है कि नहीं। मैं माफी मांगने के लिए, मैं पहले बोल रहा हूं कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू। आप मुझे हमारे प्रधानमंत्री साहब की उस पे प्रतिक्रिया दिखाएं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं हर एक विषय पर और उनके प्रत्येक नेताओं के विषय पर, इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं बोलेंगे, यही कहना है ना आपका? सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं आप जो मापदंड लगाने की कोशिश कर रहे थे और जिस मापदंड से मापदंड तो साहब आपने लगाया, आपने कहा चूंकि वो नहीं बोल रहे इसलिए हम नहीं बोल रहे। बीजेपी पे लगा के दिखा रहा हूं मैं, वही कंक्लूजन बीजेपी पे आपको लगा के दिखा रहा हूं कि अगर यही मापदंड बीजेपी देगी इस मापदंड में, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब सिर्फ मन की बात करने आते, जो भी ऑपोजिशन के मुद्दे होते हैं उनपे तो वो वैसे ये बड़े मजे की बात है कपिल साहब, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि चुप्पी, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी कई मुद्दों पर नहीं बोला था और आप कह रहे हैं कि नहीं मापदंड आप लगा रहे हैं, आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं मापदंड लगा रहा हूं। बहरहाल इस पर मैं अपने बीजेपी के जो सहयोगी हैं, साथी हैं, उनके पास आता हूं, आपके सहयोगी के पास आ रहा हूं, धनंजय गिरी के पास। धनंजय जी, ये कह रहे हैं कि दरअसल बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि जब बीजेपी के नेता बोलते हैं और प्रधानमंत्री या जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो उस पर बयान नहीं देते, इसलिए राहुल गांधी चुप है। आप इसको समझते हैं कि ये तर्क कहां तक सही है? क्या ये रणनीतिक चुप्पी नहीं है, जैसा मैंने पहले इनसे सवाल पूछा था कपिल जी से, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया? निखिल जी, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध।
और ये सारे अपराध लिखे जाएंगे और सारे अपराध आज का सनातनी समाज देख रहा है कौन क्या कर रहा है। और कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। ये वही लकड़ियां हैं जो इस जंगल को काटने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस के कुत्सित कुकर्म आज सबके सामने है। कांग्रेस को ये समझना होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम सनातन की अवधारणा रखने वाला सनातनी हिंदू कायर नहीं है, बर्दाश्त करता है। और किसी का नाम कुछ रख लेने से और पीछे कृष्ण की मूर्ति लगा लेने से वो सनातनी नहीं हो जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पहली गाली पर सजा देने का साहस सामर्थ्य रखने वाला अगर 99 गाली सुनने की क्षमता रखता है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन और जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा बांसुरी है तो वो कृष्ण है। कालिया नाग के सर पर चढ़कर जो नृत्य कर सकता है वो कृष्ण है। संसार का वैभव होने के बाद भी जो जिसका सुदामा मित्र है वो कृष्ण है। और हम संहार भी कर सकते हैं और सृजन में भी धनंजय जी दरअसल सनातन के उस पर उसकी विश्वसनीयता पर या उसकी आस्था पर यहाँ कम से कम इस पैनल में किसी ने सवाल नहीं उठाया, कपिल ने भी नहीं उठाया है। तो मैं ये सवाल दरअसल है जी मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। इन्होंने एक व्यक्तिगत टिप्पणी करी है। चलिए कपिल जी आपके पास आएंगे, कपिल जी आपके पास आएंगे, यकीन रखिए आपके पास आएंगे। धनंजय जी को कपिल जी धनंजय जी को खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं जी। राहुल गांधी खुद जब जाते हैं सोमनाथ तो गैर हिंदू रजिस्टर साइन करते हैं। और जब कांग्रेस को लगता है कि डैमेज हो गया तो डैमेज कंट्रोल के लिए वैष्णो देवी में जाकर के अपना गोत्र बताते हैं। अरे जात बदल गई, धर्म बदल गया, अब आया है गोत्र। दादा तुम्हारे लेटे सीमेट्री में जनेऊधारी हो गया पौत्र। ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र यही दादा सीमेट्री में लेटे हुए इलाहाबाद में और पोता 24 धागे का जनेऊ पहन के घूम रहा है। यह सनातनी समाज अपने पूर्वजों के पुण्य और कीर्ति को स्मरण लेकर के आज जागृत होकर के खड़ा हो रहा है। और ये सारे नाटक नौटंकियों को देख रहा है जो उस पर हमले किए जा रहा है, जो कुठाराघात किया जा रहा है। और विधर्मियों से हमें कब खतरा रहा, जयचंदों से खतरा रहा, मीर जाफरों से खतरा रहा। उनके नाम बदल गए हैं, वो यही हमारे आपके बीच में मौजूद है। वो चाहे राहुल नाम रख ले, ये कपिल कनाद की संस्कृति का देश है, रामकृष्ण परमहंस की संस्कृति का देश है। नाम रख लेने से कोई थोड़ी कुछ हो जाता है। ये वो लोग हैं जो अपने घर के छुपे हुए, इस घर के छुपे हुए लोग हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो क्या कान घर पे रख के आते हैं कि नहीं सुनाई देता है? और जब खुले मन से कह रहा है, खुले मन से कोई कह रहा है सनातनी संस्कृति पर जिस तरह का अभद्र बातें कर रहा है, अगर दूसरी संस्कृति में हिम्मत है तो बोल दे। अभी उनका नेशनल एंथम बन रहा होता, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ठीक है चलिए कपिल जी का जवाब ले लेते हैं। ठीक है मैं सिर्फ एक चलिए कपिल जी का जवाब ले लेते हैं। कपिल जी हाँ मैं आज कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है। आज बताओ सनातनियों को जो पीड़ा हुई है उसके बताओ। गिरी साहब सुन ले धनंजय जी बोलने दीजिए उनको। धनंजय जी बोलने दीजिए। निखिल जी आप बुलाया करें तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बुलाया करें। साफ लिखिए कि कांग्रेस के कुत्सित कलंक के लोग हैं, ये लिखिए। मैं समझ रहा हूँ और भावनाएं आहत हुई है निश्चित तौर पर धनंजय जी, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए। कपिल जी को उसका जवाब तो देने दीजिए। चलिए ठीक है। देखिए जोर से बोलना और शोर मचा के बोलने से आपकी बात सच्ची नहीं हो जाती, आपकी बातों में तर्क होना चाहिए। अरे सच सनातन ही सच है। अरे गिरी जी इसका जवाब अच्छा चलिए मैं कपिल जी से दूसरी तरह से सवाल पूछता हूँ। चलिए मैं कपिल जी एक बार बताइए। कपिल जी चलिए आप जो जवाब देना चाहते हैं निश्चित तौर पर दीजिएगा। मैं उसमें एक सवाल जोड़ देता हूँ। मैं कपिल जी मैं उसमें एक सवाल जोड़ दे रहा हूँ। अरे कपिल जी मेरे पे नहीं बिल्कुल ठीक है, आप उसका भी जवाब दीजिएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक सवाल जोड़ रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल दीजिएगा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल उसमें जोड़ दे रहा हूँ और उसके बाद आप अपनी बात भी करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरी टिप्पणी है आपको लगता है कि इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और आप इससे सहमत नहीं है? आप अपना भी स्टैंड इस पर बताइएगा और उसके बाद आगे मैंने अपने इन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं और मुझे शायद अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया गया पैनल पे। मैं बिल्कुल जो स्टालिन की स्टेटमेंट है और जो ए राजा की स्टेटमेंट है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा ये एक बड़ा क्लियर
व्यू है कि कोई भी राजनीतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी धर्म विशेष के बारे में जब वो बोलता है उसको बहुत ध्यान संवेदनशीलता के साथ बोलना चाहिए, और ये उसको कोई भी ऐसी बात शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। मेरी इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उस बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। जब आपने मेरे से सवाल पूछा था, आपने मेरे से सवाल पूछा था कि राहुल गांधी क्यों चुप है, मैंने उस संदर्भ का जवाब दिया था। और गिरी भाई साहब ने यहाँ पे एक व्यक्तिगत टिप्पणी करी जो कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, और आज उनका जन्म महाउत्सव है। तो पहले मैं गिरी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और मैं ये भी बोलूंगा कि आपको भगवान बहुत, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने हमें मानस और बुद्धि में क्या फर्क होता है, मानस और बुद्धि में क्या फर्क होता है, ज्ञानता और अज्ञानता के अंदर क्या फर्क होता है, अच्छाई और बुराई में क्या फर्क होता है, इसका ज्ञान हमारे को भागवत गीता से मिलता है। मुझे ये लगता है कि टीवी पे आके जोर जोर से अपने आप को सनातनी बोलने से कोई सनातनी हो नहीं जाता। आप सनातन के दिए गए मूल आधारों पर जो हमारी वैल्यूज हैं, कल्चर है, आप उनकी वैल्यू को जिए। जब आप डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, आपकी बात समझ गया, कपिल जी, आपकी बात कपिल जी समझ गया, आपकी बात कपिल जी समझ गया, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपने अपने बोलने का स्टाइल है। आपने बहुत ही संजीदगी से अपनी बात रखी और आपकी बात समझ भी गया। धनंजय जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन क्या जो सारा संदेश आपने मानवता का और एक जो समग्र सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, क्या ये संदेश आप डीएमके के नेताओं को भी देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। धनंजय गिरी जी, आपको लगता है कि जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो स्ट्रेटेजिकली जानबूझ कर दिए जा रहे हैं? क्योंकि एक नेता ने कहा, फिर जी परमेश्वर ने कहा, फिर डी ए राजा ने कहा, वो लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। प्रियंक खड़गे उसमें हाँ में हाँ मिला रहे, कह रहे हैं मुकदमा लड़ लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, और कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, पहले ही जब मिश्रा जी ने कहा, वहीं से बात को उठाए कि जैसे ही मुंबई की बैठक खत्म होती है, ये घटनाएं शुरू होती एक के बाद एक। ये कोई संजोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये विधिवत प्रयोग किया जा रहा है सनातनी समाज पे। एक जो सोची समझी राजनीति के तहत हमला किया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो दूसरा समाज है वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और सनातनी समाज हमारा क्या बिगाड़ेगा। उसके भीतर तो ऐसे लोग बैठे ही हुए हैं जो इस बात को कहेंगे कि आप सहनशील बनो, तुम दुष्ट दलन की कथाएं पढ़ो, दुष्ट आए तुम्हें दले और चले, तुम दुष्ट आते रहे, दलते रहे और चलते रहे, तुम पढ़ते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्वधर्म में निधनम श्रेयम पर धर्म में भयावह। तो अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन उस धर्म संस्कृति पूर्वजों की पुण्य की कीर्ति को हम ध्वल पताका है उसको धूल दूसरी तो नहीं होने देंगे। ये आज की पीढ़ी सब कुछ जान रही है, सब कुछ समझ रही है। और जो कांग्रेस जो कारस्तानियां कर रही है, जिसने कह रखा है कि हम करते हैं धारण मौन, तुम सब खेलो खेल। खेल मंत्री ने जो खेल शुरू किया, जो बिहार का शिक्षा मंत्री खेल कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश का प्रधान महासचिव खेल कर रहा है, एक एक करके ये खेल खेलने जा रहे हैं। ये सनातनी समाज पे हमला किया जा रहा है, डिमीन किया जा रहा है, और इसके भीतर वो लोग हैं, दूसरे साइड से उन लोगों को लगाया गया है जो दुष्ट दलन की कथाएं सुनाने के लिए लगाया गया है, जो इसको बनाने के लिए बैठाया गया है कि तुम सहनशील हो, तुम क्षमा को करो, लेकिन हम सहनशील हैं। हम विषधर को भी गले लगाते हैं और विषधर को भी दूध पिलाते हैं, लेकिन समय आने पर जन्मेजय यज्ञ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, आपकी बात सत्य है, और इससे हमारे ख्याल से इस पैनल पर सभी लोग एकमत भी होंगे। विनोद मिश्रा जी, चलते चलते आपसे आखिरी कमेंट्स चाहेंगे कि ये हमने देखा है कि इलेक्शन के टाइम में टोपी लगाना, मंदिरों में दर्शन करना, जगह जगह जाना, ये एक जिसको कहते हैं कि वोट बैंक को लुभाने के लिए बहुत पुरानी परंपरा रही है। लेकिन अब जिस तरह से और खास तौर पर सनातन पर ये आग उगलना और ये जहर बुझे जिस तरह से विषबाण जो निकल रहे हैं, वो कितने घातक हैं समाज के लिए। और जब आपने कहा कि एक वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा से ओत प्रोत होकर के हम G20 का आयोजन कर रहे हैं, और ऐसे समय में इस तरह की सियासत, किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, देखिए, दोनों प्रवक्ता आपके विद्वान हैं, और मदान जी तो कम से कम मैं कहूँगा कि वो वकील भी हैं। वो सिर्फ कैच कर रहे हैं कि वर्ड कैच कर रहे हैं, कि वो देख रहे हैं कि गिरी जी ने क्या बोला और उसको हम कैच कर लेंगे।
लेकिन वो बात भूल जाते हैं कि जब वो कांग्रेस की बात करते हैं तो उनसे ज़रूर पूछा जाएगा सवाल। ये रविशंकर प्रसाद नहीं पूछ रहे हैं, ये पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं, जनमानस के लोग पूछ रहे हैं कि आज राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की आज वो वर्षगांठ मना रहे हैं। कई राज्यों में जो उनके कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके नेता और उनके महासचिव CWC के मेंबर सारे पदयात्रा पे निकले हुए हैं। लेकिन मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग जो बात कर रहे थे कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत बेचने आए हैं, क्या उनके मोहब्बत की दुकान में कम से कम एक डायलॉग, कम से कम एक ट्वीट तो होना चाहिए कि ये चीज़ें जो आप इस तरह से सनातन पे हमला कर रहे हो, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति पे हमला कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, वो परमेश्वर उनके गृह मंत्री हैं वो पूछ रहे हैं, तो उनके बारे में तो कम से कम एक बार तो कहना चाहिए उस ट्वीट पर कि स्टॉप इट। अगर आप ये नहीं कह रहे हो तो आप इसमें शामिल हो जी। और आप अगर शामिल हो तो मैं इसलिए आपको इस बात का जिक्र करता हूं कि ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि जिसको आप कहें कि अबूझ हैं, या ऐसे नहीं हैं कि वो आप कह सकते हैं कि ये कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये लोग सत्ता के साथ साथ ये लोग एक व्यवस्था चलाने का दावा रखते हैं। वो लोग वही हैं जो एक राज्य चलाने के लिए साथ साथ आप ये देखिए कि उसमें 15 करोड़ 20 करोड़ के लोगों का भविष्य तय करते हैं। और उन लोगों की इस तरह की जो सोच है उस पर मोहब्बत की दुकान से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो जो लोग तो इस बात को पूछेंगे कि आपका एक लॉन्चिंग हुआ था इस मोहब्बत की दुकान से कि आपने 3200 किलोमीटर की जो ये यात्रा की थी 140 दिन में, और आपने कहा था ये नफरत का बाजार बना है, हम उसमें मोहब्बत से भरेंगे। क्या हुआ इसका? और आपको ये सवाल इसलिए पूछा जाएगा जब आपके मंत्री खुद इसमें सुर मिलाते हुए दिखते हैं। तो कांग्रेस के मंत्री जब ये सवाल उठाते हैं, मदान जी इस चीज़ को समझें कि अगर कांग्रेस के मंत्री, गृह मंत्री, कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर जब इस बात पे सवाल उठाते हैं तो वो सोनिया गांधी से पूछा जाएगा, और उसमें वो प्राइम मिनिस्टर को जोड़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला इसलिए सोनिया गांधी नहीं बोल रही हो। ये उचित नहीं है। ये देश जो है वो बहुत तरीके से देख रहा है, करीब से देख रहा है, और आप लोगों का रिएक्शन भी समझ रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से धनंजय जी ने एक बात और कही थी कि नहीं समय का जो नहीं पाप का भागी केवल व्याध समय लगेगा, उनका भी इतिहास जो तटस्थ है दरअसल, तो ये भी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर राजनीतिक तटस्थता जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी जो एक प्रायश्चित है, या ये कहा जाए कि उसका भी जो जवाब है वो जरूर देना होगा। फिलहाल आप तीनों खास मेहमानों का, हमारे विनोद मिश्रा संपादकीय सलाहकार बीजेपी से धनंजय गिरी जी, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कपिल मदान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव पर चुनाव आयोग के स्पष्ट रुख की, क्योंकि इसको लेकर के पिछले काफी दिनों से लगातार एक के बाद एक चर्चा हो रही थी, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मंथन की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दिल्ली स्थित आवास पर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य हैं इसमें अर्जुन राम मेघवाल, वो भी शामिल हुए, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर गए। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक दलों की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया आई है अभी तक। खास तौर पर जो विपक्षी दल के लोग हैं, मोटे तौर पर वो इसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस की अगुवाई में। एनडीए दलों के अलावा बीजेडी, शिरोमणि अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस और AIADMK जैसे दलों ने इसका समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। विपक्षी गठबंधन इसे सरकार विरोधी एजेंडे के तौर पर ले रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें तटस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने देश के संविधान और कानून के प्रावधान के तहत कभी भी चुनाव कराने को लेकर तैयार होने की बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत होने वाली किसी भी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। तो क्या कुछ कहा है राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने, ये भी समझ लेते हैं, ये भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि कानून हमें 6 महीने पहले नए चुनाव कराने की एक इजाजत जो है वो कानूनी तौर पर वो देता है, एक शक्ति देता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आयोग का स्थापना आर्टिकल 324 में आप सब जानते हुए भी, और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। तो वो समय निर्धारित किया है, वो समय संविधान में और आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो आर्टिकल 83(2) कहता है कि 5 years would be the term of the parliament, 5 years being counted
फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस। एंड इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 14 ऑफ द आरपी एक्ट टेल्स अस कि हम 6 मंथ्स में पहले इसको अनाउंस कर सकते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि, कहीं ना कहीं राजीव कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो चीज़ें थी उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि चुनाव आयोग का स्टैंड क्या है और चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है, किस तरह से, क्योंकि इस पूरे विषय को लेकर के कई बार इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या चुनाव अभी आगे होंगे या टल जाएंगे, तमाम इस तरह के सवाल थे जिसका उन्होंने कहीं ना कहीं पटाक्षेप कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, जहाँ तक चुनाव आयोग की जो भूमिका है हमारे लोकतंत्र में, वो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। इन सभी अनुच्छेदों में हमारा संविधान चुनाव आयोग को ये शक्ति देता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग चुनाव संपन्न करा सकता है और चुनाव संपन्न कराने के लिए जो उसके पास अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, वो भी इन सभी अनुच्छेदों में वर्णित की गई हैं। जैसा कि हमने अभी सुना कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग कभी भी, जो कि अंतिम 6 महीने होते हैं, कभी भी चुनाव कराने की शक्ति रखता है। और इसी शक्ति के तहत यह इसलिए शक्ति दी गई है क्योंकि जो हमारे पास जो प्रावधान है कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो अधिकतम कार्यकाल है, यानी कि 5 वर्ष से अधिक किसी भी हालत में कोई भी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल नहीं जाएगा। और जो चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है उसमें 6 महीने का वक्त इसलिए दिया गया है क्योंकि आयोग के पास ये अधिकार होता है कि इस 6 महीने के अंतराल में जब वो अपनी तैयारी पूरी कर ले, क्योंकि किसी भी चुनाव को पूरा करने के लिए चुनाव की तैयारियां भी करनी होती हैं, और इन चुनाव की तैयारियों को पूरा करने के लिए आयोग के पास ये शक्तियां हैं कि जो प्रशासनिक अमला है उसको आचार संहिता लागू होने और इन 6 महीने के दौरान जो पूरा प्रोसेस है उसमें आयोग के तहत इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को और जो मशीनरी है उनसे काम कराने की शक्ति भी आयोग को प्राप्त है। अब जिस तरीके से बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में कि आयोग वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोचता है और इस पर उसकी क्या शक्ति है, या वो इस पर किस तरीके से आगे आने वाले समय में क्या चुनाव करा सकता है, तो इस पर आयोग ने 2015 में साफ कहा था कि अगर एक साथ चुनाव कराने हैं और अगर इसको बाध्यता में शामिल किया जाता है, क्योंकि अभी भी जो चुनाव कराने का जो प्रोसेस है वो बाध्यता में शामिल नहीं है। अगर कहीं सरकार गिर जाती है तो वहाँ दोबारा से चुनाव हो जाते हैं, कहीं किसी पर अगर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अगर सरकार गिरती है तो चुनाव करा लिए जाते हैं, या कोई भी सरकार अपनी स्वेच्छा से अगर त्यागपत्र दे देती है तब भी चुनाव कराने का जो प्रावधान है वो आयोग के पास है और उसको 6 महीने में कराना है। तो अब अगर हम उसको फिक्स करते हैं तो क्या क्या ज़रूरतें हैं, इसको लेकर 2015 में चुनाव आयोग ने विधि आयोग के माध्यम से और जो कानून मंत्रालय है उसको अपनी सिफारिशें दे दी थी कि किस तरीके से कुछ बदलाव करने होंगे। इसी के साथ साथ जिस तरीके से विधि आयोग की बात करें तो 2018 में विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि एक साथ चुनाव कराने से क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हमारे पास तो धन की बचत है और साथ ही साथ जो विकास की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जो फैसले लेने की ताकत है सरकार की, वो कैसे और ज़्यादा प्रभावी होगी। तो इन सब पर विधि आयोग, चुनाव आयोग अपनी अपनी पक्ष रख चुका है। और अब जबकि इस मसले पर एक कमेटी बना दी गई है पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में, तो ये कमेटी अब बैठकर इस बात को तय करेगी कि इस दिशा में अब कैसे आगे बढ़ा जाए और क्या इसमें और नए जो सुझाव हैं वो कैसे सम्मिलित किया जाए। जी निश्चित तौर पर तो इस कमेटी की पहली बैठक अब शुरू हो चुकी है। ऋषि, आपको जानकारी है इसकी, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, चुनाव आयोग की भी भूमिका निश्चित तौर पर देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और अगली खबर टीएमसी का कांग्रेस को झटका देने से जुड़ी हुई है। किस तरह से जो सियासत है पश्चिम बंगाल में वो इंडी गठबंधन से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं जो टीएमसी है वो लगातार एक के बाद एक झटके कांग्रेस को दे रही है राज्य में, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालिया नगर निकाय चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने
मुश्किल से कुछ सीटें पाई थी। बहुत डिपैलिएटेड कंडीशन में ये कहा जाए कांग्रेस की स्थिति आ गई थी पश्चिम बंगाल में, वो समझा जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस को जोर का झटका देते हुए उसे वहां से बेदखल कर दिया है, और बेदखल करने के लिए किया ये है कि उनके सभी पार्षदों को तोड़ लिया है। कांग्रेस नेता कौस्तुभ बागची का आरोप है कि टीएमसी कांग्रेस को जड़ मूल से खत्म करना चाहती है। लेकिन ये आरोप जो कांग्रेस के नेता है वो जरूर लगा रहे हैं, लेकिन उनका शीर्ष नेतृत्व है उसको भी इस पर सोचना चाहिए। पहले एकमात्र एमएलए को टीएमसी में मिला लिया गया, अब एकमात्र नगर निगम से बेदखल कर दिया गया है। कल तृणमूल कांग्रेस ने म्युनिसिपल चेयरमैन के साथ 10 कांग्रेसी पार्षदों को अपनी पार्टी में मिला लिया, और दलबदलू पार्षद कहते हैं कि टीएमसी में आए बगैर यहां काम करना मुश्किल था। यानी टीएमसी का इतना प्रेशर था कि वो टीएमसी में शामिल हो गए कांग्रेस के लोग। दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में दुश्मनी का ये खेल अपनी जगह चल रहा है, लेकिन एक पत्रकार की गिरफ्तारी ने राज्य में प्रेस की आज़ादी पर भी सवाल उठा दिया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि तथाकथित बुद्धिजीवी इस पत्रकार की गिरफ्तारी पर खामोश है। आखिर यह खामोशी क्यों है? एक पत्रकार ने खड़गपुर में नकली शराब के कारोबार को लेकर एक रिपोर्ट लिखी थी। इसके बाद उसे शराब माफिया से लगातार धमकी मिलनी शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और पूरे मामले में टाल मटोल करती रही। आम लोगों ने जब नकली शराब के कारोबार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई करने का बहाना बनाया और बताया कि वो कार्रवाई करेगी, लेकिन जबकि असल में कोई कार्रवाई नहीं हुई आम लोगों के प्रदर्शन के बावजूद। अब सवाल यह है कि ये कौन सी कानून व्यवस्था है जिसमें मैसेंजर को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जिस पत्रकार ने लिखा उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये जानकारी भी हम आपको दे दें कि उस पत्रकार के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब बीजेपी इससे गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाया है और इसे मीडिया को डराने की साजिश माना है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले जो कांग्रेस और टीएमसी का मामला है उसकी बात करते हैं। किस तरह से इसको देखते हैं? दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में अदावत, कैसे चलेगा ये? देखिए, ये पहले दिन से मैं बोलता आ रहा था कि जब से पटना का बैठक हमने देखे, उसके बाद बेंगलुरु या मुंबई, हर जगह पे, क्योंकि बंगाल में अगर एक भी सीट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से छोड़ा जाए, चाहे हो वाम मोर्चे के लिए हो, चाहे हो कांग्रेस के लिए हो, तो एक सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए नुकसान है। तो 42 की 42 सीट में वो लड़ना चाहती है, जैसे भी हो। जीते कितने सीटों पर ये अलग बात है, लेकिन 42 की 42 सीटों पे जीतना, ये चुनाव लड़ना, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक ये कहना चाहूंगा कि उनके अपना इज्जत बचाने के लिए, अपना सारे सब कुछ यहाँ पे जो पार्टी जिनका यहाँ पे सिर्फ बंगाल में जिसका पैर है, बाकी किसी जगह पे नहीं है, वो बंगाल की बाहर किसी 1-2 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ सकते आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो वो 42 की सीटों में से एक सीट भी छोड़ना नहीं चाहती है। तो बात ऐसी है, ऐसी जगह पर कांग्रेस और वाम मोर्चे, आपको पता है कि कल जो उपचुनाव की गिनती बाकी है, वो उस जगह पे धूपगुड़ी में भी इसी तृणमूल कांग्रेस को एक ही मंच पर बैठकर अधीर रंजन चौधरी और मोहम्मद सेलिम ने गाली दिया है, जबकि मुंबई में तब मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी सब एक साथ एक मंच पर हंसी हंसी अपने आपस में बात कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में तृणमूल कांग्रेस इस तरह से हावी हो चुकी है कि इन्होंने एक भी जो झालदा नाम का पुरुलिया का नगर निगम है वो भी छोड़ना नहीं चाहती। ये एक भी जो विधायक है जो सागरदीघी में बायरन विश्वास, उनको भी छोड़ना नहीं चाहते। तो इस तरह से पूरी तरह से कांग्रेस और वाम मोर्चे के ऊपर ये हावी होने की कगार में है निखिल। जी, निश्चित तौर पर तो ये तो बात समझा जा सकता है कि शीर्ष नेतृत्व के सरेंडर के तौर पर इसको देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जब हम टीएमसी की कार्यशैली की बात करते हैं, पत्रकारों पर इस तरह से जो एक तरह से अत्याचार की श्रेणी में कहा जाए, वो अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर चुप है, वहां पर वो इसका विरोध नहीं कर रही है। बीजेपी ने जरूर इस पर सवाल उठाए हैं।
हाँ देखिए, लोगों का सवाल है कि मुझे क्यों नहीं अभी उठाया गया है। तो जिस तरह से पत्रकारों को यहाँ पे मैं एक के बाद कम से कम 5-7 पत्रकारों की नाम ले सकता हूं जिन लोगों को किसी झूठे मामले पर लेके गया गया है और काफी परेशान करने के बाद छोड़ा गया है, काफी दबाव डालने के बाद छोड़ा गया है। और इसी बंगाल में ये वाम मोर्चे जो पूरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो अभी ये सनातन के ऊपर जो कुछ भी पूरे देश में चल रहा है उसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की दायरे में लाया है इन लोगों ने, ये कांग्रेसी ने, ये वाम मोर्चे ने, ये इंटेलेक्चुअल लिबरल्स ने, इन लोगों ने अभी तक, मैं अपने सोशल मीडिया में इसको डाला हो, कई सारे मुझ जैसे लोग सोशल मीडिया में डाला है और इसी को हम इंतजार में है। मेरे सोशल मीडिया में मैं ये लिखा हूं कि मैं इंतजार में हूं कि कब तक बाकी लोगों ने जो पूरे देश में क्रांति लगा के रखे हैं उनमें से कौन इस बेचारा लड़के का जो अभी तक स्टाफ भी नहीं बन पाया, उनको इस तरह से SC/ST एक्ट लगा के जेल में डाला गया है। इनके खिलाफ किसी का भी एक भी लाइन का कोई बयान नहीं आया, एक भी लाइन का कुछ भी नहीं आया। इसी का इंतजार में हम लोग है, पूरे देश है शायद निखिल। बिल्कुल पूरा देश इंतजार में है और ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये जो लेफ्ट लिबरल्स की जो बात आपने कही उसको मैं तथाकथित बुद्धिजीवी कहूँगा, उनके तरफ से भी ये चुप्पी साधी हुई है और ये मौन बहुत कुछ कहता है कि आखिर ये मौन सेलेक्टिव क्यों है और ये जो बयान होते हैं वो सेलेक्टिव क्यों होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।